Chemistry by Chandrawat sir. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप की इस ऐप के ऊपर, जहां मैं एस चंद्रावत आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण, कुछ मूलभूत अवधारणाएं अध्याय 1 के बारे में। और इसमें अपनी चर्चा हो चुकी थी पिछले सेशन में रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में। आपने देखा है रसायन विज्ञान दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होती है और हर क्षेत्र में रसायनों का प्रयोग आजकल किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इस रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत ही द्रव्य की गुणधर्म, यानी पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं और इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। इसमें हेडिंग है अपने पास द्रव्य के गुणधर्म एवं उनका मापन। द्रव्य के गुणधर्म एवं उनका मापन। प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में बात करते हैं तो देखो, द्रव्य के गुणधर्मों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं भौतिक गुणधर्म और एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, देखते हैं अपन इनको। तो देखो, द्रव्य या पदार्थ के गुणधर्मों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर भौतिक गुणधर्म के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो इस प्रकार से अपन दो भागों में इनको बांटते हैं। अब देखो, बात करते हैं भौतिक गुणधर्म किसे कहेंगे। तो देखो, किसी भी पदार्थ के, किसी भी द्रव्य के वे गुणधर्म जिनकी पहचान उनके संगठन को परिवर्तन किए बिना की जा सकती है। जैसे कि अपन जानते हैं रंग, पदार्थ का रंग आपको देखना है तो सीधे अपन देख सकते हैं, कोई प्रयोग की आवश्यकता वहां पर नहीं है, उसके संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपन देखकर बता सकते हैं कि इस पदार्थ का रंग कैसा है। ठीक है, गंध, तो गंध को भी अपन सूंघकर बता सकते हैं कि इसमें गंध कैसी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं तो गलनांक है, क्वथनांक है। ठीक है ना, ये कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जिनको पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना ही अपन क्या कर सकते हैं, पहचान लेते हैं। तो इन गुणधर्मों को क्या बोला जाता है, भौतिक गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, और जिन गुणधर्मों की पहचान संगठन में परिवर्तन किए बिना नहीं की जा सकती, यानी जहां तक आप लोग प्रयोग नहीं करोगे, जहां तक आप उसके संगठन में परिवर्तन नहीं करोगे, वहां तक उसके गुणों की, उन गुणों की पहचान नहीं की जा सकती। तो वो होते हैं कौन से, रासायनिक गुणधर्म। जैसे कि अम्लता, किसी भी पदार्थ की अम्लता के बारे में जानकारी लेनी है, क्षारता के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है ना, तो इन सभी की जानकारी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना गुणधर्मों को ज्ञात किया जाए तो वो होते हैं भौतिक गुणधर्म, और यदि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करके अपन गुणधर्म ज्ञात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा अपन यहां पर लिख लेते हैं इनकी। तो क्या बोलेंगे अपन कि पदार्थ के वे गुणधर्म
पदार्थ के वे गुणधर्म जिनकी पहचान संगठन में परिवर्तन किए बिना ही की जा सकती है, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बात करें अपन यहां पर रंग है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, ठीक है, आदि। ठीक है ना। तो इन सभी की अपन पहचान संगठन में परिवर्तन किए बिना ही कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक के बारे में। तो देखो, पदार्थ के वे गुणधर्म जिनको रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात किया जाता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, अम्लता है, क्षारता है, अम्लता है, क्षारता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं दाह्यता है, अम्लता, क्षारता। दाह्यता का मतलब होता है जलाना। आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी पदार्थ जो होता है उसके मुख्यतः दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक गुणधर्म और एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। तो वो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है इनको याद रखने का, कि यदि संगठन में परिवर्तन किए बिना ही अपन गुणधर्म ज्ञात कर पाते हैं तो वो भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे रंग है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, आदि है। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन रासायनिक गुणधर्म के बारे में, तो यहाँ पर इन गुणधर्मों को ज्ञात करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से आप लोग उसको ज्ञात कर पाते हैं, जैसे अम्लता है, किसी पदार्थ की क्षारकता है, दाह्यता है, ये सभी। ठीक है। तो आशा करता हूं ये दो चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन भौतिक गुणधर्मों का मापन, यानी किस प्रकार से अपन भौतिक गुणधर्मों का यहाँ पर मापन कर पाएंगे, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हेडिंग है अपना भौतिक गुणधर्मों का मापन। भौतिक गुणधर्मों का मापन। अब देखो, भौतिक गुणधर्मों के मापन के बारे में अपन बात करें पहले विद्यार्थियों, तो
अपन बात करते हैं सबसे पहले विश्व के अंदर किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म को मापने के लिए दो पद्धतियां प्रचलित थी। ठीक है, एक तो थी अंग्रेजी पद्धति और एक थी मीट्रिक पद्धति। इन दो पद्धतियों के माध्यम से क्या किया जाता था, भौतिक राशियों का, भौतिक गुणधर्मों का मापन किया जाता था। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं अंग्रेजी पद्धति और मीट्रिक पद्धति के अंदर भी जो मीट्रिक पद्धति होती है इसकी खोज फ्रांस में हुई थी, जिसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता था। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले भौतिक गुणधर्मों का मापन करने के लिए कौन सी पद्धतियां विकसित की गई थी, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि विश्व के विभिन्न भागों में विश्व के विभिन्न भागों में सर्वप्रथम भौतिक गुणधर्मों के मापन के लिए मापन के लिए दो पद्धतियां प्रचलित थी। ठीक है, पहली तो थी कौन सी, अंग्रेजी पद्धति और दूसरी थी मीट्रिक पद्धति। तो ये दो पद्धतियां थी जो प्राचीन समय में या सबसे पहले प्रचलित हुई, जिसमें मीट्रिक पद्धति जो थी वो फ्रांस में 18वीं शताब्दी में विकसित हुई थी और इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता था, सुविधाजनक रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है ना, मीट्रिक पद्धति अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित हुई थी, जो अधिक सुविधाजनक रूप से प्रयुक्त की जा सकती थी। ठीक है, और सुविधाजनक रूप से प्रयुक्त की जाती थी, इसीलिए इसका प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ। यानी इन दोनों पद्धतियों के अंदर मापन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति कौन सी थी, मीट्रिक पद्धति थी, जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस के अंदर विकसित हुई थी। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जो होती है आगे जाकर एक और पद्धति यहां पर विकसित हुई और वो थी मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, SI पद्धति, जो 1960 के दशक में विकसित हुई। ठीक है ना, तो अपन यहां पर बात करते हैं। इसके पश्चात 1960 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति का विकास हुआ, जो सभी देशों द्वारा स्वीकार
की गई। ठीक है, तो प्रारंभ में ये दो पद्धतियां थी जिनके द्वारा अपन क्या करते थे, मापन करते थे, परंतु वर्तमान समय में जो अपन मापन करते हैं वो पद्धति कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो 1960 में विकसित की गई थी और वर्तमान समय में अपन इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा है अपन मीटर है, ठीक है, इधर से अपन समय को सेकंड में मापते हैं, है ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, आयतन को लीटर में मापते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति के माध्यम से ही जो है मात्रक यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी सहायता से अपन मापन आजकल करते हैं। ठीक है ना, तो अपन मुख्यतः यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इस मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में विस्तार से अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से अपन यहाँ पर मापन करते हैं। तो यहाँ तक एक सामान्य सी बात थी जो प्रारंभ में किस प्रकार से पद्धति का विकास हुआ इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब अपना मुख्य टॉपिक आता है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अपन से पूछी जाती है, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। हेडिंग है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और इसी को अपन एक और नाम देते हैं शॉर्ट में SI पद्धति। कौन सी पद्धति है, SI पद्धति, इसको अपन यहां पर नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो इस SI पद्धति की अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसका विकास कब हुआ। तो मैं बता चुका हूं आपको कि इसका विकास हुआ था 1960 में। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन कि सर इस SI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं कि इसका विकास 1960 में हुआ, 1960 में हुआ। SI को फ्रांसीसी में, क्योंकि ये फ्रांस में विकसित हुई थी इसलिए फ्रांसीसी में SI की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग ध्यान रखेंगे, ली सिस्टम इंटरनेशनल, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, कहा जाता है, यानी पूछा जाए अपन से कि SI की फुल फॉर्म क्या होती है तो अपन क्या बताएंगे, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये SI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना, अब देखो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई है। अब बात करते हैं अपन कि SI पद्धति बोलती क्या है। तो देखो भाई, SI पद्धति के अनुसार जितनी भी राशियां पृथ्वी पर उपलब्ध है उन सभी राशियों को इन्होंने क्या किया है कि उन सभी राशियों के लिए कुल 7 मूल राशियों का चयन किया है, यानी उनमें से क्या किया है, कुल 7 मूल राशियों का चयन किया है। और उन 7 मूल राशियों के इन्होंने क्या किए, 7 मूल मात्रक दिए हैं और इन्हीं मूल मात्रकों के अनुसार आजकल अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मापन करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बता रहा हूं आप लोगों को कि SI पद्धति में सभी राशियों में से 7 को मूल राशियां माना गया है, जिनके कुल 7 मूल मात्रक दिए गए हैं, 7 मूल मात्रक दिए गए हैं और शेष राशियों
के मात्रक, शेष राशियों के मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से, इन्हीं मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ है कि कुल 7 मूल राशियां मानी गई है और उनके कुल 7 मूल मात्रक दिए गए हैं, और इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां बचती है उन सभी के जो मात्रक हैं वो इन्हीं मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, व्युत्पन्न मात्रक अपन कहते हैं। अब ऐसा ही पद्धति ने 7 कौन कौन सी राशियों को मूल राशियां माना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। एक टेबल के फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अपन मूल राशियां, इसके बाद अपन यहां पर लिख देते हैं मूल मात्रक, और इधर लिख लेंगे अपन इन मूल मात्रकों के प्रतीक। ठीक है, तो देखो सबसे पहली मूल राशि मानी है यहां पर द्रव्यमान। क्या मानी है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ध्यान रखेंगे एसआई मात्रक है, ये मूल मात्रक बोलो या एसआई मात्रक बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो किलोग्राम है, और किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है तो आप लोग जानते हैं केजी होता है। ठीक है, दूसरी मूल राशि की बात करें अपन यहां पर तो वो मानी गई है लंबाई। द्रव्यमान के बाद लंबाई, लंबाई को अपन किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी राशि मानी है यहां पर क्या? समय। समय को अपन मापते हैं किसमें? सेकंड में। ध्यान रखेंगे वैसे तो अपन समय को घंटे में, मिनट में भी मापते हैं, परंतु ऐसा ही मात्रक या मूल मात्रक की बात करें तो वो कौन होगा? सेकंड होगा, जिसको अपन स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चौथी बात करते हैं अपन, तो चौथी राशि कौन सी मानी गई है तो देखो वो होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक यहां पर माना गया है एम्पियर। क्या माना गया है? एम्पियर, और इसको प्रदर्शित करते हैं अपन कैपिटल ए से। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं यहां पर, तो देखो अगला होता है अपना पांचवी मूल राशि है, और वो है आपका ताप। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है क्या? केल्विन। केल्विन प्रदर्शित किससे करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। छठी मूल राशि कौन सी होती है तो देखो छठी मूल राशि होती है यहां पर पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो उसको मापते किसमें है? मोल में मापते हैं। किसमें? मोल में, और प्रतीक क्या होता है? MOL। ठीक है, और सातवीं मूल राशि जो होती है वो होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता को मापा जाता है किसमें? ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, CD। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति के अंदर कुल 7 मूल राशियां मानी गई है, और इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक बताए गए हैं, और इन्हीं मूल मात्रकों के अनुसार अपन क्या करते हैं? वर्तमान समय में मापन करते हैं। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। लंबाई का मीटर होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन है। पदार्थ की मात्रा का मोल है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। तो ये SI मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थी अपनी SI पद्धति। अब किस प्रकार से अपन इसके द्वारा मापन करते हैं, किस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक यहाँ से उत्पन्न करते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।